नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में नवीन राज्यों का उदय, इस अध्याय के तहत हम लोगों ने पिछले क्लास में हैदराबाद और अवध के नवीन राज्यों के उदय और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उसको देख लिया है। आज के क्लास में हम लोग बंगाल 18वीं शताब्दी में बंगाल राज्य की स्थापना तथा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे और व्याख्या के माध्यम से उस सारे कंसेप्ट को भी समझेंगे। इसके तहत बंगाल राज्य, स्वतंत्र बंगाल राज्य, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन, इतने सारे टॉपिक बनते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में पहले मैप पर हम लोग देख लेते हैं कि उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी। तो आप देख सकते हैं मैप में, और आपको पता ही होगा कि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र बंगाल में ही आते थे। और साथ ही आधुनिक जो बांग्लादेश है उस समय अखंड भारत में वो था और वो बंगाल क्षेत्र में ही आता था। ठीक है, तो इसको मैप पे आप देख सकते हैं। अवध के बगल में ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंगाल के अंतर्गत आता था। अब हम लोग देखते हैं बंगाल के नवाब का क्रम। एक सूची दी गई है जिसमें हम लोग बंगाल में जितने भी नवाब हुए हैं उनके नाम और इधर उनका कार्यकाल, कब से कब तक वे नवाब रहे हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे नवाब को तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नवाब हैं जिनसे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे 1 नंबर में मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, इससे कम प्रश्न बनते हैं। मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और फिर मीर जाफ़र। इन सब से ये 1 2 3 4 5, इन सब से सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं नवाब से पूछे जाते हैं। तो इनके कार्यकाल को देख लेना होगा। जैसे मुर्शीद कुली खां, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1717 में नवाब बने और 1727 तक नवाब रहे। उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, फिर अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में नवाब बनते हैं और 1756 ईस्वी तक नवाब रहते हैं। अलवर्दी खां के बाद उनका जो नाती था वो था सिराजुद्दौला, यह नवाब बनता है 1756 ईस्वी में और मात्र 1 साल यानी 1757 ईस्वी तक वो बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद फिर मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का सेना नायक था, सेनापति था, वह 1757 में बनता है और 1760 ईस्वी तक रहता है और फिर 1763 में बनता है और 1765 ईस्वी तक रहता है। इस बीच में मीर कासिम, काफ़ी सक्षम बंगाल का नवाब इसे कहा जाता है अलवर्दी खां के बाद। तो इसका कार्यकाल है 1763 से 1760 से 1763। तो हम लोग को कम से कम इस 5 बंगाल के नवाब का कालक्रम को याद रखना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727, फिर अलवर्दी खां महत्वपूर्ण जो नवाब है उसका कार्यकाल है 1740 से 1756, फिर सिराजुद्दौला 1756 से 1760, फिर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफ़र 1757 से 1760, फिर मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का दामाद था 1760 से 1763, और फिर मीर जाफ़र दोबारा बनता है 1763 से 1765। इसमें सिराजुद्दौला के कार्यकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और मीर जाफ़र 1764 के कार्यकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के बंगाल में वर्तमान के कौन से राज्य देश शामिल थे। तो ऑप्शन है आपके सामने, आपको हमने मैप पे भी दिखा दिया था। बांग्लादेश, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बंगाल तत्कालीन समय में यानी 18वीं सदी में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार तथा उड़ीसा का सम्मिलित रूप था।
यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। सर्वाधिक संपन्न था इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने इसी पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। यूरोपियनों ने बंगाल में जगह जगह व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, जिनमें हुगली सर्वप्रमुख पतन के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने हुगली, बालासोर, कासिम बाजार, पटना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हुगली, ऑप्शन ए। ठीक है। 1651 ईस्वी में राजवंश की एक महिला की एक अंग्रेज डॉक्टर बेटन द्वारा चिकित्सा करने पर शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है। तो डॉक्टर बेटन जो थी वह एक राज परिवार की किसी महिला की तबीयत खराब थी और 1651 ईस्वी में उस डॉक्टर ने जब उनकी तबीयत ठीक कर दी, उनके इलाज से उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो शाहजहां का पुत्र था जिसका नाम था शाह शुजा। ठीक है। तो उस समय राजकुमार था, शाह शुजा ने ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। किसको? तो अंग्रेजों को, इससे खुश होकर। सो कब? तो 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। कथन है आपके सामने। एक, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई। सही है। बंगाल के सूबेदार अजीमू शान ने 1658 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी को सुल्तानती कालीकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। तो आपने यूरोपियों के आगमन वाले क्लास में आपने इसको पढ़ा है, तो याद होगा। ये भी सही है। और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। ठीक है। तो कथन 3 भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय बंगाल के किस नवाब को दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी सुजाउद्दीन, ऑप्शन सी सरफराज खान, ऑप्शन डी अलवर्दी खां। ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां का कार्यकाल कब से था? 1717 से 1727, और यही उत्तर सही है। व्याख्या में हम लोग देख देते हैं इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सन 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमू शान, जो कि औरंगजेब का पोता था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। जब 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो अजीमू शान था। अजीमू शान औरंगजेब का पोता था और बहादुर शाह जफर जो प्रथम थे उनका पुत्र था। कौन? अजीमू शान। ठीक है। तो यह राज परिवार से था और हमेशा दिल्ली में रहता था, अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फारुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शीद यद्यपि स्वतंत्र था, फिर भी वह नियमित रूप से बादशाह को राजस्व देता था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया और 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। और उसके बाद जैसा कि पता ही आप लोगों को होगा कि उत्तर मुगल काल में मुगलों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी और उसी समय मुर्शीद कुली खां ने समय का फ़ायदा उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन वह राजस्व हमेशा मुगल सम्राट को भेजते रहता था। ठीक है। तो सही उत्तर होगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन है आपके सामने मुंगेर, मुर्शिदाबाद, हुगली, पटना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। अंग्रेजों को विशेष रियायत प्रदान करने के संदर्भ में मुर्शीद कुली खां और अजीमू शान, कौन? अजीमू शान औरंगजेब का पोता, में मतभेद हो गया। इस कारण मुर्शीद ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी।
जो मुर्शीद अजीमू शान ने अंग्रेज़ों को जो छूट प्रदान की थी, रियायत दी थी, इससे वह क्या हो गया, मतलब क्रुद्ध हो गया। मुर्शीद कुली खां और अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्शीद कुली खां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। तो आपके सामने कथन है, पहला कथन है, मुर्शीद कुली खां के काल में प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। मुर्शीद कुली खां ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके खालसा भूमि में परिवर्तित किया। मुर्शीद कुली खां ने इराजेदारी प्रथा प्रारंभ की। मुर्शीद कुली खां ने कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे कहा जाता था, तकावी ऋण प्रदान किया। तो ये चारों कथन सही है। ठीक, तो मुर्शीद कुली खां ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाई थी और जागीरों का, समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके, खालसा माने खालसा हो जाता है सरकारी भूमि, सरकारी भूमि में परिवर्तित किया था। और इसी ने बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां ने अपने क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इजारेदारी प्रथा के बारे में आगे भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब स्थायी बंदोबस्ती, जमींदारी प्रथा आदि जब की चर्चा होगी तो ये इजारेदारी प्रथा भी आगे आपको सुनने को मिलेगा। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्शीद कुली खां के शासन के दौरान जमींदारों ने कुल कितने बार विद्रोह किया था? ऑप्शन है आपके सामने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। मुर्शीद कुली खां के द्वारा किए गए भू सुधारों से जमींदारों में असंतोष था। निश्चित है कि अगर भूमि सुधार की व्यवस्था लागू होगी तो जो जमींदार था, इनकी जो आय है वो कम होगी, तो इसलिए इनके बीच क्या था, असंतोष फैल गया। यही कारण था कि उसके शासनकाल में, किसके, मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में 3 जमींदार विद्रोह हुए। 3 बार विद्रोह हुआ, जमींदारों ने विद्रोह किया। पहला विद्रोह जो था सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। पहला विद्रोह सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने और तीसरा निजात खां के नेतृत्व में हुआ। नजात खां, सुजात खां, दूसरा सुजात खां, तीसरा नजात खां। और पहला सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, इन्होंने 3 बार विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब किसे बनाया गया? तो मुर्शीद कुली खां का कार्यकाल क्या था, 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। तो उसके बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, अलवर्दी खां, शुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुजाउद्दीन। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन कौन था? तो मुर्शीद कुली खान का दामाद था। शुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1733 ईस्वी में बिहार भी बंगाल के अधीन हो गया। उस समय तक बिहार बंगाल के अधीन नहीं था, लेकिन 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन के कार्यकाल में उसे बंगाल के अधीन कर दिया गया, बिहार को। शुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार अलवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन ने ही बिहार का नायब सूबेदार किसे बनाया था? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां को शुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। अलवर्दी खां याद है दोस्तों, वो चार्ट में हमने देखा था, 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। ठीक, तो पहले शुजाउद्दीन ने ही उसे बिहार का नवाब सूबेदार घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1740 ईस्वी का गिरिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने, अंग्रेजों और शुजाउद्दीन के बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, मीर जाफर और सरफराज खान के बीच, सरफराज खान और अलवर्दी खां के बीच। ठीक है, सरफराज खान कौन था? तो शुजाउद्दीन के बाद
बंगाल का नवाब बना था। कौन? तो सरफराज खां। और गिरिया का युद्ध सरफराज खान और बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान के बीच हुआ था 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां, जो कि 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा, ने अपने पिता के मृत्युपरांत बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी को बिहार प्रांत के नायब सूबेदार अलवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, तो सरफराज खां जो अच्छा नवाब नहीं था, वो काफ़ी विलासिता का जीवन जीता था, जिससे क्रुद्ध होकर अलवर्दी खां ने उसकी हत्या कर दी। किस युद्ध में? तो गिरिया के युद्ध में। और खुद बंगाल का नवाब बन गया। जो बिहार का नायब सूबेदार अलवर्दी खां, जिसको किसने बनाया था? तो शुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार बनाया था अलवर्दी खां को। उसी अलवर्दी खां ने शुजाउद्दीन के पुत्र और बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित करके खुद बंगाल का नवाब बन गया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपये का नजराना देकर एक स्वीकृति पत्र भी प्राप्त कर लिया था। और जब इसने बंगाल पे अपनी नवाबी पेश की, तो मुगल सम्राट इससे क्रुद्ध ना हो, क्योंकि मुगल सम्राट को उस समय भी ये जो नवाब लोग थे उनको अपना श्रेष्ठ मानते थे, तो उसको कुछ पैसे वो अपनी सेना ना भेजे, तो मुहम्मद शाह जो उस समय मुगल सम्राट था, उसको नजराना के रूप में 2 करोड़ रुपये दे दिया और उनको खुश कर दिया। उसके बाद अपनी स्वीकृति पत्र भी ले ली, यानी उनसे बंगाल के नवाब की स्वीकृति पत्र ले ली। और ये एक बार 2 करोड़ रुपया दिया था। इसके पहले मुर्शीद कुली खां ने हमेशा नजराना दिया, लेकिन जो अलवर्दी खां था, पहली बार दिया 2 करोड़ रुपया, उसके बाद कभी कर के रूप में मुगल सम्राट को कुछ भी नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर्दी खां ने किस वर्ष मराठों से एक संधि कर ली जिसके तहत उन्हें उड़ीसा प्रांत मराठों को देना पड़ा? ऑप्शन है आपके सामने 1751, 1749, 1745 और 1742। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1751। मराठों के हमलों से दबाव में आकर, मराठा उस समय काफ़ी मजबूत थे और दिल्ली काफ़ी कमज़ोर, मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तो मराठे हमेशा क्या करते थे? छापामार युद्ध नीति थी उनकी और बार बार वो हमले कर रहे थे। 1740 से 1751 तक मराठों ने इतनी बार बंगाल पर हमला किया कि मराठे बंगाल के जो नवाब थे अलवर्दी खां, वो तंग आकर 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले से एक संधि कर ली और संधि के तहत उसने 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ व उड़ीसा का सूबा मराठों को दे दिया, यानी देना पड़ा मजबूरी में। एक संधि की किससे? तो मराठे रघुजी भोसले से संधि की और 12 लाख रुपया चौथ के रूप में, और उड़ीसा का सूबा मराठों को दे दिया। किसने? अलवर्दी खां ने। कब? तो 1751 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों को मधुमक्खियों की उपमा देते हुए कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे? किनके बारे में ये कहा था? अंग्रेजों के बारे में किसने यह कथन कहा था? तो ऑप्शन है आपके सामने मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलीवर्दी खां। उपरोक्त कथन अलीवर्दी खां ने कहा था। अलीवर्दी खां साहसी और कूटनीतिज्ञ नवाब था। अपने समय में उसने यूरोपियन जातियों को न तो अपने सूबे में संघर्ष करने दिया और न ही सूबे की राजनीति में उन्हें हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। इसने अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने की अनुमति कभी नहीं दी। अलवर्दी खां ने एक तरह से बैलेंस बना के रखा यूरोपीय शक्तियों पर, और उनका यही कथन था। इसलिए वो कहते थे कि अगर यूरोप इधर आएंगे तो व्यापार करेंगे तो राज्य को लाभ होगा। इसलिए उनको मतलब छेड़ोगे तो काटेंगे और नहीं छोड़ोगे तो शहद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी, ये ऑप्शन बी तो गलत होगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अलवर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में पेचिश के कारण अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र यानी नाती
मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला 23 वर्ष की अवस्था में बंगाल का नवाब बना। तो अलवर्दी खां का कार्यकाल था 1740 से 1756 और 56 ईस्वी में उसका नाती जो था सिराजुद्दौला वो 23 वर्ष की उम्र में बंगाल का नवाब बना और 1700 मात्र 1 वर्ष तक वह शासन किया। अब एक कहानी हम आपको बताते हैं। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, जिन एक का विवाह 3 पुत्रियां थी और उन्हीं एक उनकी पुत्री से सिराजुद्दौला था जो कि पटना में रहता था। ठीक है, सॉरी पटना नहीं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। एक तो उनकी मुर्शीद अलवर्दी खां की 3 बेटियां थी, एक की बेटी से तो जो सिराजुद्दौला थे ये नवाब बन गए, बाकी की जो उनकी बेटियां थे इससे वो क्रुद्ध हो गए। उनके बच्चों ने फिर अपनी दावेदारी पेश कर दी, जिसके लिए सिराजुद्दौला के लिए उन्होंने षड्यंत्र भी रचा। तो एक मौसी थी घसीटी बेगम, वह पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के विरोधी थे, पूर्णिया के नवाब। लेकिन सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। तीसरा कथन है, इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। पलासी का युद्ध जो 1757 हुआ उसमें सभी लोगों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए इसका कथन डी जो है वो सही होगा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो सिराज की पूर्णिया वाली मौसी का लड़का था, उनकी एक मौसी कहाँ थी, पूर्णिया में थी, और उन्हीं का लड़का था शौकत जंग, ने अपनी नवाबी का दावा किया। उसने भी बोला कि नहीं आप नहीं, हम नवाब बनेंगे, और उसने दावा पेश किया, यानी सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गया। उसका समर्थन कुछ प्रभावशाली हिंदू, किसका, तो शौकत जंग का समर्थन कर रहे थे कुछ हिंदू, जिनमें राजबल्लभ शामिल था, तथा घसीटी बेगम दूसरी जो मौसी थी वो भी शामिल थी। सिराज की दूसरी मौसी जो ढाका के गवर्नर की विधवा थी। सिराज की एक मौसी कहाँ थी, पूर्णिया में, और दूसरी मौसी ढाका में थी। तो एक मौसी से तो शौकत जंग था पूर्णिया का, और दूसरी जो मौसी थी घसीटी बेगम वो ढाका की, वो भी इसके विरुद्ध थी सिराज की, और ये सारे लोग सिराज का विरोध कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। जो सिराजुद्दौला का जो सेनानायक था वही इसका सबसे बड़ा शत्रु था, और इन तीनों के ही षड्यंत्रों से पलासी का युद्ध लड़ा गया और जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला ने किस वर्ष फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप भागने के लिए विवश कर दिया? ऑप्शन है आपके सामने 1756, 1757, 1764 और 1765। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1756। 1756 में ही सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप भागने पर विवश कर दिया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1756। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय फोर्ट विलियम, जिसे कलकत्ता को फोर्ट विलियम कहा जाता था, का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने ड्रैक, हॉलवेल, क्लाइव और वाटसन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ड्रैक। सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना ही अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने दुर्ग का निर्माण कर रहे थे। बंगाल के क्षेत्र में ये लोग अपने दुर्ग जो था फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में, जिसे कलकत्ता कहा जाता है, वहाँ ये लोग अपने दुर्ग का निर्माण करने लगे। जब सिराजुद्दौला ने ऐसा न करने का आदेश दिया तो फ्रांसीसियों ने उसके आदेश का पालन किया, परंतु अंग्रेजों ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। फ्रांस तो मान गए लेकिन अंग्रेज मनमानी करने लगे। विवश होकर सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर और फिर 16 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसकी विशाल सेना देखकर गवर्नर, जो कि उस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर था कौन, ड्रैक, और सेनापति मिंचन फुल्टन द्वीप में शरण लेने को भाग गए। बंगाल के नवाब की सेना इतनी बड़ी थी कि इसके भय से ही ये दोनों भाग गए थे। भाग के कहाँ चले गए? फुल्टा द्वीप। ये क्वेश्चन पूछता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी की दुर्घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 20 जून 1756, 23 जून 1756, 22 अक्टूबर 1764 और 12 अक्टूबर 1765। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 जून 1756। 23 जून 1756 को नहीं हुआ था, 20 जून, इसका आंसर ही ए ही होगा। काल कोठरी की दुर्घटना का विवरण मिस्टर हॉलवेल ने एलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किया है। मिस्टर हॉलवेल उस समय बंगाल में ही एक कर्मचारी थे अंग्रेजों के, जो कि बाद में कुछ दिनों के लिए वो कार्यकारी गवर्नर भी रहे थे बंगाल के। तो उनकी एक पुस्तक थी एलाइव द वंडर, उसी में इसकी चर्चा की गई है। उसके अनुसार, किसके, हॉलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। मिस्टर हॉलवेल ने इस घटना का कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से वर्णन किया है। अंग्रेजों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। संभवतः उनका एकमात्र लक्ष्य सिराजुद्दौला को एक क्रूर नवाब सिद्ध करना था, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस दुर्घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते हैं। ये हॉलवेल, ये कहानी, ये जो घटना है ना, समकालीन इतिहासकार के किसी भी बुक में नहीं मिली है। ये केवल हॉलवेल की जो बुक है उसी में ये घटना मिली है, क्योंकि हॉलवेल का उस समय उस 146 लोग में हॉलवेल भी था। हॉलवेल का दावा है कि वो उस 146 लोग में वो भी था और 23 जो जिंदा बचे थे उसमें हॉलवेल भी शामिल था। अपने इस बुक में उसने चर्चा की है, लेकिन यह एक प्रपंच दिखाई देता है। आधुनिक जो इतिहासकार है इस दुर्घटना को दूसरे किसी बुक में रेफरेंस ना होने के कारण इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यही है काल कोठरी की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है आपके सामने, कथन है और फिर ऑप्शन है। नवाब, कथन 1, नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। जब अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया था कलकत्ता से, तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके तो कलकत्ता का नाम बदल कर क्या कर दिया, अलीनगर, और वहाँ पे किसको प्रभारी बना दिया गया, मानिक चंद को। कथन दूसरा है, मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया, और मानिक चंद फिर से गद्दारी कर दी और अंग्रेजों से रिश्वत लेकर किला को फिर अंग्रेजों को बेच दिया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। शौकत जंग कौन, तो पूर्णिया की जो उनकी मौसी थी उनका बेटा था, तो उसको मनिहारी के युद्ध में हराया था। ठीक है, ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलीनगर की संधि नवाब सिराजुद्दौला और डैश के बीच हुई थी। अलीनगर, कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था किसने, सिराजुद्दौला ने 1756 में, जब कलकत्ता पर आक्रमण किया, अंग्रेज भाग गए वहाँ से और अमीन चंद को वहाँ पे यहाँ मानिक चंद्र को वहाँ का प्रभारी बनाया और अलीनगर, कलकत्ता का नाम बदल कर दिया अलीनगर। तो उसी अलीनगर की संधि, वहाँ पे एक संधि हुई सिराजुद्दौला और किसके बीच वो संधि हुई थी, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने हॉलवेल, क्लाइव, वाटसन, आयरकुट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्लाइव। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, अलीनगर की संधि। कलकत्ता पर अधिकार का समाचार जब मद्रास पहुंचा, सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर चढ़ाई करके अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था, तो यह न्यूज़ कहाँ पहुंचा, मद्रास में, क्योंकि उस समय मद्रास में ही क्लाइव और वाटसन थे। पहुंचा तो अंग्रेजों ने मद्रास से एक शक्तिशाली नौसेना और पैदल सैनिक क्रमशः एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेजी। आपको याद होगा इस पीरियड में कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी चल रहा था 1756 से 1763 के बीच में, और उसी बीच ये घटना हुई थी। और उस समय 1756 से 63 के बीच एक बहुत बड़ा नौसेना जो था वो अंग्रेज़ों के पास थी मद्रास में। वाटसन और कर्नल क्लाइव ने उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहाँ जब ये न्यूज़ पहुँचा
तो उन्होंने एक बहुत से बड़ी सेना मद्रास से कहाँ भेज दिया, कलकत्ता की तरफ, और कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने विवश होकर क्लाइव से 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि की, विवश होकर, ठीक है, 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 ईस्वी को हुए अलीनगर की संधि में नवाब सिराजुद्दौला ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की थी। तो कलकत्ता को जीत लिया था अंग्रेजों ने और उसके बाद मजबूरन नवाब को संधि करने के लिए मजबूर किया था। और संधि में क्या थी, तो निम्नलिखित संधि की शर्तें थी। क्या था, पहला है कथन, मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाओं को नवाब ने स्वीकार कर लिया। 1757 में फर्रुखसियर ने जो सुविधा दी थी, या फिर अजीमुशान ने 1698 ईस्वी में जो घोषणा किया था, उन सारी शर्तों को नवाब को स्वीकार करना पड़ा। अंग्रेजों के दस्तक, यानी बंगाल में उनको फ्री पास की सुविधा थी, इसको दस्तक बोलते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। दस्तक से जो भी सामान आएगा उस पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा, उसको एग्री करवा लिया। नवाब कंपनी और उसके कर्मचारियों की उन सभी वस्तुओं को वापस कर देगा जिन्हें नवाब ने छीन लिया था। 1756 में जब उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों से जो जो सामान और वस्तुएं छीन लिया था उन्हें फिर वापस कर देना होगा। अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार होगा। अंग्रेज अपने सिक्के ढालेंगे, कहाँ, कलकत्ता में अपने सिक्के ढालेंगे। इस शर्त को भी स्वीकार करवा लिया अलीनगर की संधि में। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध दरबार में हुए षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन है आपके सामने, मीर जाफर एवं राय दुर्लभ, मानिक चंद और अमी चंद, जगत सेठ और खादिम खां, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध दरबार में हुए षड्यंत्र में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था, राय दुर्लभ जो एक सेना नायक था, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, अमी चंद एक धनी सौदागर था, जगत सेठ बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था, और खादिम खां जिसके अधीन नवाब की सेना का बहुत बड़ा भाग था, ये भी एक खादिम खां भी सेना नायक था। ये सारे मिल गए थे नवाब के खिलाफ। इस साजिश का मुख्य एजेंट अमी चंद्र और कासिम बाजार कोठी का प्रमुख वाटसन था। वाटसन और अमी चंद्र ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी, किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। अमी चंद ही वो आदमी था जो कि इस गुट की सूचना अंग्रेजों तक, मतलब अंग्रेजों और इस सिराजुद्दौला के राज दरबार में जो विरोधी थे उनके बीच की कड़ी था। कौन, अमी चंद। बाद में अमी चंद को क्लाइव मार भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच हुई संधि पत्र में मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं देने का वचन दिया। क्या था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बोला कि अगर आप हमारे साथ प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हम आपको सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। और उसके लिए एक संधि पत्र भी अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच हुई गुप्त रूप से, और उस संधि में जो शर्तें थी वो निम्नलिखित थी। यदि मीर जाफर बंगाल का नवाब हो गया तो अंग्रेजों को हर प्रकार की व्यापारिक सुविधा दे देगा। इतने सारे शर्त देना होगा मीर जाफर को। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार माना जाएगा। ढाका और कासिम बाजार में कंपनी अपना दुर्ग निर्माण कर सकेंगे। मीर जाफर कंपनी को यानी अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगनों की जमींदारी दे देगी। ये सारे शर्त थे। अगर मीर जाफर बंगाल का नवाब, अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, तो ये सारे शर्त मीर जाफर ने मंजूर कर लिया। और हुआ भी यही। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर एकदम निष्क्रिय रहा और बड़ी सेना, उस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में एक बहुत बड़ी सेना नवाब की भाग ही नहीं लिया, जिसके कारण नवाब की बुरी तरह हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके सामने, 23 जून 1757, 23 जून 1756, 22 अक्टूबर 1764 और 12 अगस्त 1765। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध। नदिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई प्लासी की युद्ध। जिसके सिराजुद्दौला के नेतृत्व वाली और ईस्ट इंडिया क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया। यह काफ़ी निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेजों का भारत में धीरे धीरे आधिपत्य जो था स्थापित हुआ और बक्सर के युद्ध आते आते उन्होंने पूरी तरह भारत को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवाब के किन दो सेना नायकों ने प्लासी के युद्ध में बहादुरी के साथ जमकर दुश्मनों का सामना किया? तो ऑप्शन है आपके सामने मीर मदन, मोहनलाल। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी मीर मदन और मोहनलाल दोनों, और ऑप्शन डी है मीर जाफर। तो मीर जाफर तो खिलाफी षड्यंत्र रच रहा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी मीर मदन और मोहनलाल। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के दो सेना नायक राय दुर्लभ और मीर जाफर अपनी सेनाओं को लिए हुए निष्क्रिय रहे, यानी इनकी पूरी सेना, सिराजुद्दौला की जो सेना थी इनके नेतृत्व में, वो एकदम निष्क्रिय रही, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और ये बात सिराजुद्दौला को पता नहीं था कि अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच ये संधि हुई है कि मीर जाफर युद्ध में भाग ही नहीं लेगा। ठीक, नवाब के थोड़े से सैनिकों ने ही, जिनका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, बहादुरी के साथ जमकर दुश्मन का मुकाबला किया। फिर भी अंततः नवाब को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, किंतु वह पकड़ लिया गया और मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या करवा दी। किससे? तो मोहम्मद बेग से। किसकी? तो सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था और इतनी बड़ी षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया है। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में बिना लड़े ही नवाब की सेना हार गई और सिराजुद्दौला की भी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो निश्चित ही था, संधि ही हो गई थी अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में, तो इसका उत्तर होगा मीर जाफर। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला और ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु मीर जाफर के नवाब बनने से अंग्रेजों ने उसका इस्तेमाल कठपुतली सरकार के रूप में किया। इसलिए इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ की पदवी दी है। क्लाइव का गीदड़ किसको कहा गया है? तो मीर जाफर को। इतिहासकार ने क्लाइव का गीदड़ की संज्ञा दी है। किसको? मीर जाफर को। क्या क्या सुविधाएं मिले? अब मीर जाफर को नवाब तो बना दिया अंग्रेजों ने, अब क्या क्या सुविधाएं थी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा। एक सेकेंड, अंग्रेजों को हर प्रकार की व्यापारिक सुविधा होगी, कलकत्ता पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार होगा, ढाका और कासिम बाजार में अपने दुर्ग का निर्माण करेंगे और कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगने की जमींदारी भी देगा। कौन? मीर जाफर। तो अब नवाब बन गया, वे सारी सुविधाएं अंग्रेजों को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? के.एम. पनिक्कर, सर जादूनाथ सरकार, नवीन चंद्र सेन, ताराचंद्र। तो यह कथन है सर जादूनाथ सरकार का। सर जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। ये थोड़े अंग्रेजी के पक्षधर थे। प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश में धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने में लगा। तो यह कथन किसका है? सर जादूनाथ सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथे बेच दिया। प्लासी के युद्ध के बारे में यह कथन किनका है? तो ऑप्शन है आपके सामने के.एम. पनिक्कर, सर जादूनाथ सरकार, नवीन चंद्र सेन, ताराचंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के.एम. पनिक्कर।
नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच हुए संधि पत्र के संबंध में के.एम. पनिक्कर ने इस संधि के विषय में कहा है कि यह ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी दोनों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अंततः अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है आपके सामने के.एम. पनिक्कर, सर जादूनाथ सरकार, नवीन चंद्र सेन और ताराचंद। तो इसका सही उत्तर होगा नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन ने ही कहा था प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अंधकारमयी रात्रि का आरंभ हो गया, और ये सही भी है। उसके बाद भारत गुलामी की दास्तां में जकड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ की जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक व शासकीय व्यवस्था बदल गई, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है आपके सामने के.एम. पनिक्कर, सर जादूनाथ सरकार, नवीन चंद्र सेन और ताराचंद। तो इसका सही उत्तर होगा ताराचंद। ताराचंद के अनुसार प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ की जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से चली आ रही आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई, यानी मुगल काल के दौरान और उससे पहले से जो भारत की परंपरा थी उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों बंगाल का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो आज के क्लास में हम इसको यहीं पे विराम लगाते हैं और अगले क्लास में हम लोग बक्सर का युद्ध और मीर कासिम, बक्सर का युद्ध और फिर बंगाल में द्वैत शासन, बाकी बचे हुए पॉइंट को पूरा करेंगे। और इस पूरे बंगाल को ख़त्म होने के लिए एक क्लास और चाहिए, जो कि अगले क्लास में हम लोग इसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।